We're now being joined by Uma Bharti. It's always a pleasure, ma'am, talking to you. Vikram here. बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी, अब हमारे साथ है। मैं विक्रम बोल रहा हूँ। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। Yeah, Vikram, so nice to hear you. It's always nice to speak to you, उमा जी। तो आपको पहली बात बहुत बधाई, जो ये जो रिजल्ट उत्तर प्रदेश में आया है, 305 सीटें में अभी आप भाजपा आगे है। क्या आपने सपने में भी सोचा था कि ऐसे शायद हो सकता है 300 से ज्यादा सीट मिल सकती है? आज से 3 साल पहले तो ऐसा नहीं सोचा था। ये तो अंदाज था कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन अगली बार सरकार बनाने में हमको इतनी सीटें मिल सकती हैं, ये वास्तव में अंदाज करीब मुझे 6 महीने से होना शुरू हुआ। और कैंपेनिंग के समय तो मुझे हो गया था कि हम 300 के करीब आंकड़े पर पहुंच जाएंगे। और ये बात मैंने अभी इंडिया टीवी पे जब इंटरव्यू दे रही थी तो उनको याद भी दिलाई कि मैंने ये बात कही थी, क्योंकि मैं नीचे देख रही थी कि एक लहर चल रही थी जबरदस्त, और उस लहर में सब बह गया था। कांग्रेस का गठबंधन, बसपा, सब बह गए थे। सब तरफ जैसे मोदी थे और बीजेपी थी, ये तो दिखने लगा था। उमा जी, हम काफी समय से कारण समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा ने का ये प्रदर्शन, इसके पीछे क्या बात है। तो एक तो कहा जा रहा है कि अगर आप जातीय समीकरण को देखेंगे तो एक बात है कि जो दलित हैं, जो जातव नहीं है, उन्होंने भाजपा का शायद साथ दिया हो सकता है कि जो ओबीसी हैं, जो यादव नहीं है, उन्होंने भाजपा का साथ दिया हो। क्या आपको लगता है कि इसका भी इसी वजह से आप इतने सारे सीट जीत पाए थे कि मोदी जी की जो लीडरशिप है? इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, 3-4 साल पीछे, जब कांग्रेस का सफाया हुआ पूरे देश से। उसके 1 साल पहले, मैं 2013 से शुरू कर रही हूं, जब मोदी जी भारत के सिनेरियो में अराइव हुए, पॉलिटिकली उनका अराइवल हुआ, और वो भी इस आधार पर हुआ कि उनने गुजरात का डेवलपमेंट के आधार पर विकास किया है। वहाँ क्राइम नहीं है, वहाँ कम्युनलिज्म नहीं है, वहाँ की महिलाएं सुरक्षित अनुभव करती हैं, और वो डेवलप हो रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है। वहाँ से शुरुआत हुई। फिर मोदी जी ने क्लियर मेजोरिटी के साथ में भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार क्लियर मेजोरिटी की पहली बार बनी। उसके बाद से जो मोदी जी की अपनी सरकार की जो परफॉर्मेंस रही, और इसी बीच में जो अखिलेश के अपने घर के झगड़े हुए, अखिलेश की सरकार की परफॉर्मेंस बहुत खराब हुई। राहुल गांधी ने बहुत हल्के तरीके से अपने आप को प्रस्तुत किया, चाहे पार्लियामेंट में किया हो, चाहे पार्लियामेंट के बाहर किया हो, मतलब। और कांग्रेस का अपना समय भी हो गया था ऐसा जाने का, विदाई का समय आ ही रहा था, और राहुल ने उसको और मजबूत कर दिया कि वो चली ही जाए, गायब हो जाए कांग्रेस। जैसे मिलाकर के सारी चीजें बन गई। उमा जी, अगर मैं आपको 1 मिनट के लिए इंटरप्ट कर सकता हूं, रमन सिंह जी बोल रहे हैं, जो सुकमा में जो अभी हादसा हुआ था उसके बारे में वो बोल रहे हैं। 2 मिनट अगर उनको सुन सकते हैं, फिर आपसे बात जारी रखेंगे। जवानों का मनोबल कम नहीं होगा, और हमारी जो लड़ाई है और ताकत के साथ लड़ने का संकल्प लेंगे, उनका लहू बेकार नहीं जाएगा। अभी मेरी राजनाथ सिंह जी से भी बात हुई, उन्होंने भी अपनी चिंता व्यक्त की, संवेदना उन्होंने बताई है। मुझे लगता है कि पूरे देश में इसकी आलोचना होगी कि ऐसे समय में घटना करना, जब पूरा देश होली का त्योहार मनाता है, निश्चित रूप से उनकी विकृत मानसिकता को बताता है। मुख्यमंत्री, 5 राज्यों के जो चुनावी नतीजे आए हैं, वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो बीजेपी इन नतीजों से कितनी मजबूत होगी, और ये जो फैक्टर तो एंटी इनकम्बेंसी। उमा जी, हम सुनते जाएंगे रमन सिंह जी क्या कह रहे हैं। ये जो दुखद घटना हुई है सुकमा में, आप उस इलाके को अच्छी तरह जानती भी हैं। काफी दुख की बात है कि 11 हमारे जवान वहां शहीद हुए हैं। ये बहुत दुखद हुआ है। नक्सलवाद, माओवाद, इसको हमें अपने देश से खत्म करना पड़ेगा। हम इस देश से इसको खत्म करके रहेंगे, लेकिन हमें इसको खत्म करने के लिए मैं इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाऊंगी। विक्रम, आपने मौका दिया है तो मैं कहना चाहूंगी कि हमें इसको खत्म करने के लिए एक बात पे बहुत एहतियात बरतना पड़ेगा कि गरीबी, भुखमरी, पिछड़ापन और सबसे बड़ी शोषण, इसका एक बहुत बड़ा कारण बनी है कि नक्सलवाद और माओवाद को पनपने का मौका मिला है। इसलिए इसमें जो अपराध से संलग्न है उनको भी खत्म करना होगा, प्लस इन इलाकों की गरीबी, भुखमरी और शोषण भी खत्म करने पड़ेंगे। और मैं उन शहीदों को बहुत श्रद्धांजलि देती हूं जो मुठभेड़ में मारे गए हैं। उमा जी, आप खुद राम मंदिर जो आंदोलन हुआ था उससे बहुत करीबी तरह से आप उसमें जुड़ी थी। आपको क्या लगता है आगे, जब अगर आप उत्तर प्रदेश को देखें, वहाँ जो शासन चलेगा, वहाँ क्या पॉलिसीज फॉलो की जाएंगी? क्या आपको लगता है कि ये जो कभी कभी कहा जाता है कि मंदिर पर बात होनी चाहिए, पोलराइजेशन से भाजपा बहुत सारी सीटें जीत पाएंगी,
क्या आपको लगता है उस पर एम्फोसिस दिया जाना चाहिए कि सिर्फ डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए? अब आप बहुत अच्छे सवाल कर रहे हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, इस देश में अब ये चीजें खत्म हो गई हैं। धर्म के आधार पर पोलराइजेशन अब लोग नहीं कर पा रहे हैं। राहुल और अखिलेश नहीं कर पाए हैं, कई मीडिया चैनल भी नहीं कर पाए हैं। राम मंदिर को भी धर्म के आधार पर पोलराइजेशन के लिए इस्तेमाल अब हम नहीं कर पाएंगे, किसी को हम नहीं करने देंगे, क्योंकि राम मंदिर एक ऐसा समाधान की ओर जा रहा है जिसको हिंदू और मुस्लिम मिलकर के भी इसका समाधान कर सकते हैं। और जो हमारा पूरा आंदोलन था वो वैधानिक हो गया था इसके साथ कि 3 जजेस की बेंच ने इसको इंडिस्प्यूटेडली कहा था कि बीच का जो टॉम है वो रामलला का है। पूरी लड़ाई इसकी थी कि वहां राम पैदा हुए थे कि नहीं, इसी के पीछे पूरे लोग मरे हैं। इसके लिए मैं भी मरने के लिए तैयार थी, उस आंदोलन में गोली खाने को तैयार थी कि वहां रामलला पैदा हुए हैं। एक बार उस पर पुष्टि लग गई, अब डिस्प्यूट ऑफ लैंड है जो सॉर्ट आउट होना है। इसलिए डिस्प्यूट ऑफ लैंड को लेकर कोई पोलराइजेशन अब कोई नहीं कर पाएगा, ना कम्युनिस्ट कर पाएंगे, ना सोशलिस्ट कर पाएंगे, ना कांग्रेस कर पाएगी। इसका समाधान निकलेगा, शांति से निकलेगा, मोदी जी निकाल देंगे। और उमा जी, आप खुद कह रही कि अब ऐसा वहां उसका एक ऐसा सोल्यूशन निकलना चाहिए जिससे हिंदू भी खुश हैं, मुसलमान भी खुश हैं, किसी को भी बुरा नहीं लगे, आप ये कह रही हैं? इसको मैं तो ये चाहूंगी कि हम इसको सोमनाथ की राह पर ले जाएं, जो अमित शाह ने भी कहा है, हमारे मैनिफेस्टो में भी है। कितनी खुशी के साथ सोमनाथ के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ था। अब मोदी जी के प्रति भरोसा देखा आपने यूपी में क्या हुआ, पिछड़े, दलित, गरीब सबने मोदी का भरोसा किया है। मुसलमान भी मोदी का भरोसा कर रहे हैं। जिस प्रकार से मुस्लिम देशों में मोदी जी का सब तरफ सम्मान हुआ, मैं एनडीटीवी से भी गुजारिश करूंगी कि आप भी अयोध्या को इसी लाइट में प्रकाशित करिए, उसके बारे में प्रसारित करिए, जिसके कारण कि लोगों को ये लगे कि ये राष्ट्रीय समाधान इसका होना है, किसी एक धर्म के नाते इसका समाधान नहीं होना है। हाँ उमा जी, आपको याद होगा 1992 में कई बार वहाँ आपकी मुलाकात मेरे साथ हुई थी, हमने इस पर काफ़ी जिक्र भी किया था। आगे तो अगर आप अब अगर जैसे कि वहाँ उत्तर प्रदेश में मुसलमान हैं जहाँ उनको लगे कि भाजपा ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया था, अब उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा कि उनको चिंता की कोई कारण है कि उनको लगे कि भाजपा सबके लिए काम करेगी? वहाँ मुसलमान तो असुरक्षित था समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी के समय पर, क्योंकि वो जिस प्रकार की तनाव की और ध्रुवीकरण की राजनीति करते थे, विभाजन की राजनीति करते थे। हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड कट गया, हिंदू और मुस्लिम में कट गया है। हेलो, नहीं उमा जी सुन पा रहे हैं? हिंदू और मुस्लिम में जिस तरह का डिवाइड करते, हाँ, उसके कारण से अभी तक तो वास्तव में वो असुरक्षित थे, परेशानियों में थे, गरीबी और भुखमरी के शिकार थे। अब जो टिकट की बात आपने कही है, देखिए टिकट तो तब मिलता है जब जनता और कार्यकर्ता का हम मन टटोलते हैं और वो हमें कहते हैं कि अमुक को टिकट दीजिए। यही हमारी जीत का कारण बना है। टिकट के लिए तो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें वोट चाहिए होता है। मेरी नज़र में, भाजपा की नज़र में मुसलमान एक वोट नहीं है, वो एक नागरिक है जो गरीबी और भुखमरी की जिसकी बहुत बड़ी संख्या है, जो उसके शिकार हैं। इसलिए टिकट का क्या होगा, आगे भी क्या होगा, हम आश्वासन नहीं दे सकते। इतना मैं पक्का कह सकती हूँ कि अब उनके अच्छे दिन आ गए, खुशहाली के दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए। उनको गरीबी और भुखमरी और बदहाली से उनको मुक्ति मिलेगी, निजात मिलेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपने जो सेव गंगा कैंपेन है उसमें भी काफ़ी ध्यान दिया है। अब भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो गंगा को साफ करना, यमुना को साफ करना, उस पर अब आप काफ़ी ध्यान दे पाएंगी? अब तो राह आसान हो गई, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी राज्य के साथ काम करने में आई तो उत्तर प्रदेश में आई। वास्तव में अखिलेश का जो स्वभाव है, उन्होंने बहुत हल्केपन से काम लिया गंगा के विषय पे। मैं उनको इतनी बार मिलने गई, इतनी बार उनके साथ में बैठी। गंगा और यमुना का, ये मथुरा वृंदावन का यमुना का प्रोजेक्ट, कानपुर का गंगा का प्रोजेक्ट, बनारस का प्रोजेक्ट, इतनी बार, इतने रास्ते निकाले, इतनी समझाइश दी मैंने उनको, लेकिन अंत तक उन्होंने हमारा सहयोग नहीं किया और हमें एनओसी जारी नहीं की, जिसके कारण हम वहां ना तो कंडीशनल असेसमेंट कर पाए, ना डाटा कलेक्ट कर पाए, ना हम कोई ढंग से काम की शुरुआत कर पाए। मेरी तो जान ही गंगा में बसी हुई है, मेरे प्राण, मेरी जिंदगी सब गंगा ही है। एनडीटीवी इसका गवाह है। और इसलिए मेरे लिए तो आप समझ सकते होंगे कि कितना रिलीफ वाला दिन है आज का। ठीक है, एक आखिरी सवाल, जब मुख्यमंत्री की अब बात होगी तो जो कैंडिडेट्स हैं मुख्यमंत्री के लिए उत्तर प्रदेश के, उनमें क्या उमा भारती का भी नाम है? आप, मेरे दिल में सिर्फ गंगा का नाम है और मैं गंगा के लिए जी रही हूँ और गंगा के लिए मर भी सकती हूँ। अगर गंगा का काम मैं नहीं कर सकी ठीक से तो मेरे प्राण अपने आप दुख में निकल जाएंगे। और ऐसे मेरा लगाव हो गया। मोदी जी ने भी मेरा पूरा सहयोग किया और उसका परिणाम ये निकला कि मेरे ऊपर और बोझ आ गया कि पीएम साथ देते हैं, पूरा मंत्रिमंडल साथ देता है, फिर भी देरी क्यों हो रही है। और इसकी बेचैनी मुझे इतनी रहती है विक्रम कि अभी मेरे को 2-3 साल के बाद आप ये पूछना कि जिंदा भी हो या नहीं,
नहीं, पर मैं मुख्यमंत्री पद की बात कर रहा हूं अब। उस पे तो मेरी रुचि ही नहीं, मेरा मतलब ही नहीं है उसमें। अमित शाह, केशव मौर्य, मोदी जी जो फैसला करेंगे हम सब उसको मान्य करेंगे, उसकी जय जयकार करेंगे उस मुख्यमंत्री की। ओके, उमा भारती जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात करी।